आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनी सनवर। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास शो खास मुलाकात। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी बेबाक राय, तीखे बयानों और सक्रिय राजनीतिक भूमिका के लिए जानी जाती है। पेशे से वकील, सियासत में मजबूत पहचान रखने वाले और मेरठ के रहने वाले और AIMIM के सीनियर लीडर और प्रवक्ता शादाब चौहान साहब। शादाब चौहान उत्तर प्रदेश में AIMIM के संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दी, तो वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीति पर भी सवाल उठाया। उनके कई बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का मुद्दा बने। आज हम उनसे उनकी निजी जिंदगी, वकालत, राजनीति में आने की कहानी, AIMIM के भविष्य और उनके चर्चित बयानों पर खुलकर बात करेंगे। शादाब चौहान साहब, मुंसिफ टीवी में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं मुंसिफ टीवी और आपका कि हमें अपनी बात कहने का मौका आपने फराहम किया। शादाब साहब, सबसे पहले मैं आपकी एक निजी ज़िंदगी से शुरुआत करना चाहूँगा। यकीनन हम पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे और कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन अपने बचपन और पारिवारिक माहौल के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपकी परवरिश जो है वो किन मूल्यों के साथ हुई। खासकर जब एक कहते हैं कि एक बात अक्सर हमारे वेस्ट यूपी में भी ये कहावत चलती है कि जो बच्चे के पाँव जो हैं वो पालने में पता चल जाते हैं, इस तरीके की वो एक कहावत होती है। तो क्यों आपको लगा कि एक वकील, फिर साथ साथ में एक पॉलिटिकल पार्टी चुनना, वो भी AIM जैसी, क्यों इस तरह की चीज़ें हुई? कैसे आपके जीवन की शुरुआत हुई, थोड़ा सा आप बताइए। ये देखिए, मैं बचपन से अपने ग्रैंडफादर मरहूम जी मुस्तफ़ा साहब को देखता था कि वो कैसे जितने भी इश्यूज़ रहते थे, सोशल इश्यूज़ रहते थे, ख़ास करके मुसलमानों के ताल्लुक से मगरबी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ तमाम उलमा इकराम मीटिंग्स के लिए आते थे, तमाम सोशल एक्टिविस्ट आते थे और सब चीज़ों को पे डिस्कशन होता था कि यहाँ ये इशू गलत है, ये हो रहा है। उसके बाद 2013 में मुजफ्फरनगर का जो फसाद था वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैं उस वक्त इंजीनियरिंग में था, इंजीनियरिंग कर रहा था उस वक्त में, तो वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैं देख रहा था कि मेरे घर से, मेरे परिवार के लोग, जी मुस्तफ़ा साहब और तमाम लोग मिलकर के एक उनकी पूरी टीम वहाँ पर इमदाद फराहम करने जाती थी, वहाँ जो ज़रूरत के सामान है वो पहुँचाती थी। तो मेरे अंदर ये हुआ कि नहीं, अब ये तो सरकार भी अखिलेश जी की है। तो उस वक्त हमने पूछा कि ये तो सरकार तो मुसलमानों ने वोट दिया है। तो तब बहुत सारी चीज़ें मुझे उनसे सीखने को मिला कि किस प्रकार से सरकारें हमारा वोट लेने के बावजूद भी नहीं करती हैं। तो उसी दौर में मैंने प्रयास किया संपर्क करने का, कि मैंने देखा कि एक व्यक्ति है, हैदराबाद से जीत कर आते हैं और हर विषय पे बात करते हैं, और वो उस वक्त वहाँ भी गए थे, मुजफ्फरनगर भी। तो मैंने संपर्क किया था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में शौकत साहब कन्वीनर बने। उसके बाद तभी से हम लोग लगातार कार्य करना शुरू किया कि नहीं, अब इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितना विश्वास किया धोखा मिला। चाहे हमने RLD का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने, या दूसरे दलों का दिया, और समाजवादी पार्टी को तो हम लोगों ने 95% तक वोट दिया। लेकिन बदले में फसाद होते हैं। तो उधर मुजफ्फरनगर दंगे के समय पर हमारे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे ठंड में मर रहे थे, और अखिलेश यादव जी वहां पर सैफी महोत्सव में नाच गाना देख रहे थे। ये सब चीजें मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी, और मैंने ये महसूस किया कि आज समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है जो निडरता के साथ, जो भ्रष्टाचारी ना हो, जिनके अंदर अपनी अना की लड़ाई ना हो, और वो समाज के लिए कार्य कर सकें। तो हम शौकत साहब के साथ सबसे मिलकर लगातार इस मुहिम में प्रयासरत हैं। और जो अल्लाह ने इज्जत दी है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को नहीं है, MLAs को नहीं है, और ये सब बैरिस्टर ओवैसी साहब का विश्वास और शौकत साहब का विश्वास और तमाम लोग साथियों की जो मोहब्बत है, वो उसका नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है। और इसीलिए हमने पढ़ा है कि अल्लाह जब काम लेता है तो अबील जैसी छोटी चिड़िया से काम ले लेता है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ उस बात का। निडरता की आपने बात की, निडरता दिखाना एक अच्छी बात है, लेकिन जब आपके साथ में परिवार हो, साथ साथ में राजनीति का एक टैग लगा हुआ हो, तो दोनों को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल होता है। जब आप सरकारों पर लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हो, आपको ये भी डर रहता है कि भाई कभी भी कुछ भी जो है हमारे ऊपर हो सकता है, कुछ भी जो है चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुद उत्तर प्रदेश आते हैं, उनके काफिले पर हमला हो जाता है, और शादाब चौहान जो है इस तरह के बयान देते हैं, लगातार खुलकर अपनी जो है बेबाक राय रखते हैं। कीमत तो चुकानी पड़ती होगी। नहीं, निश्चित। हाँ। ये आसान नहीं है। हाँ। और जब हमने फैसला किया तो हमने कोई मखमल
पर चलने के लिए नहीं, आराम करने के लिए फैसला नहीं लिया, कांटों भरा रास्ता चुना है, अपनी मर्जी से चुना है, अपने परिवार को विश्वास में लेकर के चुना है, और मेरा परिवार मेरे साथ मजबूती से हर समय पर खड़ा रहा है। और थ्रेट तो हमारे लिए ऐसा हो गया जैसे भोजन 2 समय पर जरूरी है, खाना जरूरी है, ऐसे हमारे लिए इतनी धमकियां आना जरूरी है सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ। लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि मेरा यकीन है कि अल्लाह ने जब तक जिंदगी दी है, दुनिया की ताकत उस जिंदगी को नहीं छीन सकती। हाँ, एक बात जरूर है, जब तक जिएंगे इंशाल्लाह शान से जिएंगे, हक के साथ रह करके जिएंगे, और जो भी तरीका होगा अपने लोगों की मदद करने का, वो तरीका हम अपनाते रहेंगे, चाहे उसमें हमारा नुकसान, निजी नुकसान हो, कोई परवाह नहीं है। राजनीतिक नुकसान हो, सामाजिक नुकसान, जो भी नुकसान हो, आर्थिक नुकसान हो, उसके लिए सहने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम अपने लोगों को के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, उनको मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो भी संभवतः होगा, वो हम लोग प्रयासरत हैं उसके लिए, और वो करते रहेंगे। अभी पिछले दिनों लगातार लोगों ने इस तरह की धमकियां दी, कुछ हुआ, लेकिन हम लोगों ने कहा कि कोई धमकी देता है देता रहे। अभी बहराइच में कार्यक्रम है, हाँ। कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, शादाब चौहान को बहराइच नहीं आने देंगे। हाँ। हमने कहा भैया संविधान अधिकार देता है, आप कौन होते हैं? हाँ। तो हम लोग तो जा रहे हैं कल, क्योंकि हम डर करके न्याय के रास्ते को, इंसाफ के रास्ते को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग ना तो अंग्रेजों से माफी मांगे थे, और ना उस वक्त के जालिमों से माफी मांगे थे हमारे पूर्वज, ना आज हम माफी मांगने वाले, ना डरने वाले। शादाब चौहान अगर राजनीति में नहीं आते तो क्या करते हैं? कैसे, किस भूमिका में आप खुद को देख रहे हैं? ठीक है, आपने कहा कि आपके दादा का जो है आप पे बहुत ज्यादा असर रहा, आपने उनको जो है सोशल वर्किंग करते हुए देखा, लेकिन शादाब चौहान खुद क्या करते हैं अगर राजनीति में नहीं आते तो? निश्चित, देखिए मैं पेशे से इंजीनियर भी हूँ, उसके बाद मैंने लॉ किया जी। तो डेफिनेटली मैं किसी एमएनसीज में कई सारे ऑफर से मैं जॉब कर रहा होता। हाँ। और मेरा फैमिली बिजनेस भी है, हम लोग का हैंडीक्राफ्ट का, तो वो कर रहा होता। लेकिन मुझे लगता है कि जो अल्लाह ने मुझे काम लिया है उससे बढ़कर नहीं है, क्योंकि जब इंडिविजुअल शादाब होता, शादाब निजी तौर पे कर रहा होता, ऐसे तो करोड़ों लोग आते हैं दुनिया में, जिंदगी जी के चले जाते हैं, लेकिन फिर शादाब को केरला के लोगों की दुआएं नहीं मिल पाती, बहराइच के लोगों की दुआएं नहीं मिल पाती, मुरादाबाद के लोगों की दुआएं नहीं मिल पाती, हैदराबाद, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कश्मीर, पूरे देश में जब मैं वेंटिलेटर पे था उस वक्त पूरे देश में दुआएं हो रही थी। इससे बड़ी दौलत शादाब के लिए क्या होगी? खाने काबा में हुजूर के रोजे पर ये दुआएं हो रही थी, इससे बड़ी दौलत तो मैं समझता हूं कुछ भी नहीं है। हाँ। और अल्लाह ने मुझे उन्हीं दुआओं के बदल ये मानी कि दूसरी जिंदगी अता की है। तो शादाब इंडिविजुअली कितना भी कामयाब हो जाता, लेकिन जो मुझे आज सुकून है जिंदगी में वो शायद ना मिल पाता, ये दौलत ना मिल पाती। पैसा तो हो सकता था, लेकिन ये दौलत ना मिल पाती। आपने जिक्र किया मुजफ्फरनगर दंगों का, मैं कहूँ कि चलिए इसको एक संघर्ष के तौर पर देख लेते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसा क्या कि जिसने आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया राजनीति में आने और AIMIM से जुड़ने पर? जो है कहीं ना कहीं आप पर सवाल खड़े किए जाते हैं, खासकर जब हम देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश की राजनीति वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और BJP यहाँ तक यहीं घूम के रह जाती है, और कई जो धड़े हैं छोटे छोटे वो कहीं ना कहीं जातियों में बटे हुए हैं। शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं चुना? शादाब चौहान ने बसपा को क्यों नहीं चुना? वो कहते हैं कि हम भी मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। पूरी तरह से इस चीजें स्पष्ट है कि शादाब चौहान का लक्ष्य विधायक बनना या सांसद बनना नहीं था, ना है ना रहेगा। माध्यम हो सकता है लेकिन लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट ये है कि मैं, अल्लाह मुझे इस लायक बनाए कि मैं समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम कर सकूं, मैं उनकी बेहतरी के लिए कुछ मशवरे दे सकूं, उनके लिए उनको आंदोलित कर सकूं, उनको मैं मदद कर सकूं, मैं एक जरिया बन जाऊं, अल्लाह मुझे एक जरिया बना दे। और इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों को नहीं चुना, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी इतने लोग हैं, वो नहीं कर पाए। हाँ। या तो उनको करने नहीं दिया जाता वहां, या वो करना नहीं चाहते। तो एक ऐसा विकल्प, ऐसा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में 543 की लोकसभा में खड़े होकर के बोलते हैं तो वो निडरता के साथ बोलते हैं। उन्होंने मुझे निडरता सिखाई कि जब एक 2014 में मोदी सरकार आई तो पूरे देश का मुसलमान कहीं ना कहीं खौफजदा था, कहीं ना कहीं ये उसको शक था कि अब क्या होगा, अब कैसा करना होगा, एक वैक्यूम था। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर के कहा कि नहीं, हम लोग बीजेपी से डरने वाले नहीं, हम अल्लाह से डरने वाले हैं। हम संविधान के दायरे में रहकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक संघर्ष करते रहेंगे। उनकी इस लाइन ने हमको हौसला दिया कि नहीं, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं तो जो भी लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ रहेगा वहां तक हम लोग जा करके उस इंसाफ की लड़ाई लड़ें। इसीलिए मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में पिछले काफी वर्षों से कार्य कर रहा हूं।
बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अक्सर आपको बी टीम के तौर पर कहती है। आप बात कर रहे हैं कि संविधान को हमें बचाना है, संविधान के दायरे में रह के हम जो कर सकते हैं करेंगे। समाजवादी पार्टी भी यही बात कह रही है कि संविधान भाजपा खत्म कर रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है। जब इतनी विचारधारा मिलती है तो कभी बैठ के ये क्यों नहीं सोचा कि क्यों ना एज ए साथ चुनाव लड़ा जाए? क्या इंडिया गठबंधन में आने का न्योता मिला? देखिए, हम उनके लिए राजनीतिक अछूत हैं, हम उनके लिए राजनीतिक गुलाम हैं, हम मशीन हैं, वोट डालने वाला शादाब रोबोट चौहान कह रहे हैं। नहीं, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। हाँ। और विद प्रूफ, विद एविडेंस ऑब्जर्वेशन है कि मुसलमानों को ये सेक्युलर दल वोट डालने वाला रोबोट, मशीन और राजनीतिक गुलाम समझते हैं। और जब बात हिस्सेदारी देने की आती है, जब बात उनको न्याय करने की आती है तो नहीं करते। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 4 बार 7% यादव भाइयों को 20% मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया, हमारी वोट पर बने। क्या एक बार वो भी ये त्याग करेंगे कि नहीं एक बार हम आपको मौका देते हैं? नहीं कर सकते। एक बार डेप्यूटी भी नहीं बनाया उन्होंने। दूसरी चीज अभी तो कह रहे हैं अखिलेश यादव के डेप्यूटी सीएम बनाएंगे अगर जीत जाए। नहीं बोल रहे हैं वो। हाँ। उनके अंदर उनको डर ही इतना, वो तो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो राजा सुहेलदेव की मूर्ति बनाऊंगा, वो बोल रहे हैं कि मैं तो केदारेश्वर का मंदिर बनाऊंगा। अब वो बीजेपी के रास्ते पर चल करके बीजेपी के साथ मिलकर मुसलमानों को राजनीतिक अछूत यानी कि पॉलिटिकली अनटचेबल बनाना चाहते हैं। और सवाल ये है कि आपकी 4 बार सरकार रही तो मुसलमानों के हालात उत्तर प्रदेश में बद से बदतर क्यों हैं? जितने भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर के सिद्धार्थनगर तक, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक आप चले जाइएगा और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, चाहे नगर निगम क्षेत्रों, नगर पालिका क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों, देख लीजिए सबसे ज्यादा बदतर स्थिति अगर कहीं है तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की है। कौन जिम्मेदार है? और हमारे क्षेत्रों में पुलिस चौकियां खुलवाई गई समाजवादी पार्टी की सरकार में, स्कूल नहीं खुलवाए गए, अस्पताल नहीं खुलवाए गए। कितने माइनॉरिटी शैक्षिक संस्थान इन्होंने खोले हैं? इन्होंने काम नहीं किया, अपराधीकरण किया है। और अपने कुछ लोगों को पकड़ के, हमारे समाज के दलालों को पकड़ करके, उनको ठेका पट्टा दिलवा करके, उनको विधायक बना करके अपना काम कराया है, समाज को धोखा दिया है। मुसलमानों का फायदा नहीं हुआ। और अगर वहां से मुस्लिम विधायक जीत कर जाते हैं तो वे मुसलमान विधायक हो सकते हैं, मुसलमानों के विधायक नहीं है। आप बताइए, एक व्यक्ति कहता है मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर रेप करना चाहिए, वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी में है और सपा में आज 30 से ज्यादा मुस्लिम विधायक है। किसी एक की भी हिम्मत है? 4 मुस्लिम सांसद हैं, एक राज्यसभा में है, तो किसी एक की भी हिम्मत है कि जो हमारी बच्चियों को कब्र से निकाल कर रेप करने की बात करता है वो समाजवादी पार्टी का नेता है अखिलेश यादव, उसके गले में माला डालते हैं खुद। तो ये हम लोगों ने जनता के सामने रखना है कि भाई देखिए, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। अखिलेश यादव जी, आप अपने समाज का नेतृत्व करो, हमें कोई समस्या नहीं। अच्छा। हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, मिलकर के लड़ाएंगे, लेकिन आपको राजनीतिक हिस्सेदारी देना पड़ेगा। एक कुर्सी अगर अखिलेश जी की होगी तो दूसरी कुर्सी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की होगी, बिल्कुल वो बनेंगे मुख्यमंत्री और मुसलमान बनेगा दरी बिछावन मंत्री। अब ये नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एआईएमएम को मजबूत करना कितना एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अक्सर आपके ऊपर ये एक तो बी टीम वाला इल्जाम लगता है, दूसरा ये लगता है कि जब असदुद्दीन ओवैसी जो हैं खुद तेलंगाना से हैं, वहाँ जो है वो सिर्फ 7 सीट लड़ते हैं, पूरे तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आने कर, बिहार में आकर, दूसरे राज्यों में आकर वो 200-200 सीट लड़ने का ऐलान करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अपनी राजनीतिक जो प्लानिंग है, हाँ, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। दूसरी बात यह कि हम लोगों ने बिहार में लगभग 30 सीट के करीब लड़ा और हमने उसमें 5 में जीते और 1 सीट पर हम लोग रिकाउंटिंग में हमारे आदिल भाई 300 वोट से हार गए। बिल्कुल ठीक हम है। 6 सीट मांग रहे थे इंडिया गठबंधन से, लिख करके दिया था, कोई मंत्रालय नहीं चाहिएगा। पहले कहते हैं इनका वजूद नहीं है, फिर कहते हैं कि इनको हम गठबंधन में लेंगे नहीं, और जब हार, सुन लीजिए, जब हार जाते हैं तो हार का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ देते हैं। तो ये ड्रामा नहीं चलने वाला है। और रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में हम लोग जो काम करते हैं वो बाकी क्षेत्रों में जो मुसलमानों की स्थिति है उससे 1000 गुना बेहतर है। वहां हमने शैक्षिक संस्थान खोले हैं, वहां हम जब भी कोई सरकार अत्याचार करती है तो हमारे विधायक सांसद घर में बैठते नहीं है, फोन स्विच ऑफ नहीं करते हैं, बल्कि जनता के बीच में जाकर जनता को जब तक न्याय न मिल जाए तब तक संघर्ष करते हैं। ये हमारी पहचान है और वही हम उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, वही हम बिहार में करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी आजाद लीडरशिप हो। अंबेडकर जी ने भी कहा था, जिस समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा उस समाज को न्याय नहीं मिल सकता। तो मैं तो उसका पालन कर रहा हूं। इसमें कौन सा अपराध है? क्या चुनाव लड़ना अपराध तो नहीं है ना? आप जो है अपने आप को अनटचेबल बता रहे हैं कि मुसलमानों को जो है उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में अनटचेबल करने की कोशिश की जा रही है और हमें बना दिया है कि हमें जो है बिल्कुल ऐसे हो गए जिनसे जो है कोई छूना भी पसंद नहीं करता। सेम हालत दलितों की है और मायावती से कई बार इस तरह के जिक्र आते हैं कि एआईएमआई और जो बसपा है वो आपस में गठबंधन कर सकती है। क्या इस तरह की चर्चाएं हैं? वाकई जो है इस तरह की बातें चल रही हैं या सिर्फ अभी ये अफवाहें हैं?
ये देखिए, पहले मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि हम बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपने समाज के लिए और जमीन से उठ करके आई हैं। हाँ। क्योंकि मेरे शहर में तो उन्होंने जिस प्रकार से जमीनी संघर्ष किया है, यहाँ तक कि साइकिल तक सफर किया है, बिल्कुल। तो मैं तो उसका बिल्कुल सम्मान करता हूँ। मैंने उनके संघर्ष के बारे में बहुत अध्ययन भी किया है। हाँ। एक बड़ा वर्ग चाहता है, दलित और मुसलमानों का वर्ग चाहता है कि एक दलित मुस्लिम का गठबंधन बने और बहन जी और MIM साथ आए, एक बड़ा वर्ग चाहता है और हमारी इच्छा है। हमारे नेता ने कहा, शौकत साहब ने, अब ये देखिए उनके ऊपर है, हम तो प्रतिबद्ध है। भाजपा को हराने के लिए जो सबसे मजबूत विकल्प है वो यही है, ये नेचुरल अलायंस है। हाँ। ये कोई थोपा हुआ नहीं है कि इंसिस्ट किया गया कि नहीं ऐसा करिए, इट्स अ नेचुरल अलायंस और ये सबसे बेस्ट अलायंस होगा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। मायावती साथ जाती हैं अखिलेश यादव के और वो ये कहती हैं कि जहाँ जहाँ सीटों पर बसपा के कैंडिडेट थे, समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे उन्होंने बसपा के कैंडिडेट्स को नहीं वोट दिए, जबकि जो बसपा के कैंडिडेट्स थे उन्होंने समाजवादी पार्टी को पूरा खुलकर समर्थन किया। क्या अगर AIMIM साथ आती है और मुसलमानों का वो सपोर्ट मिलता है तो दलित मुस्लिम समीकरण मिलकर वाकई उत्तर प्रदेश में जो है चीज़ें बदल सकते हैं? यही दो समाज है, मैं इस बात को बिना किसी संकोच के कह रहा हूँ। हाँ। ये दो समाज है, एक दो छोटे समाज और हैं, छोटे से मुराद ये संख्या में छोटे समाज हाँ। और हैं, हाँ। कि जो एक दूसरे को परिवार की तरह रह लेते हैं, एक साथ खा लेते हैं, एक साथ पी लेते हैं और एक दूसरे को वोट भी कर देते हैं, गले भी मिल लेते हैं, जिनको समस्याएं नहीं हैं। बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं, प्रताड़ित करे हुए लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर नहीं हो पाता वोट, मैं मानता हूं इस बात को। हाँ। लेकिन इसीलिए मैंने कहा इट्स अ नेचुरल अलायंस। वो दलों का गठबंधन था, ये दिलों का गठबंधन होगा। अब देखिए क्या होता है समीकरण, हम तो प्रयासरत हैं मिलकर के भाजपा को हराया जाए। पिछले चुनाव में हमने देखा अखिलेश यादव जितने एग्रेसिव नजर आए चीज़ों को देखकर, उन्होंने जो है लोकसभा में अच्छी खासी सीटें हासिल कर ली। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बहुत सारी रैलियां करी और ये सारी चीज़ें की। असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में और लीडरशिप बिल्ड करने की ज़रूरत है? क्या असदुद्दीन ओवैसी आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश की लीडरशिप खुद इस काबिल हो कि वो कम से कम भी इस बार जो है अच्छी खासी सीटें निकालकर उत्तर प्रदेश से दे सके? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब उत्तर प्रदेश को आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं नेता बनने नहीं, मैं नेता बनाने आया हूं। हाँ। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास हर जिले में एक मजबूत नेता मौजूद है, नेतृत्व मौजूद है। हमारे ग्राम स्तर तक हमारे सिपाही, हमारे नेता, सबसे बड़े नेता वही हैं जो हमारे ग्राम अध्यक्ष हैं। हाँ। जो बूथ अध्यक्ष है वो हमारे सबसे बड़े नेता हैं। हाँ। और उत्तर प्रदेश में शौकत साहब के नेतृत्व में एक लीडरशिप डेवलप हुई है, लोकल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर लीडरशिप डेवलप हुई है। और एक मैं वाक्य बोलता हूँ, मुहावरा है, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान रसरियावत जाते सिल पर परत निशान। समय लगता है, हर चीज में समय लगता है। समय लगा है संगठन को विस्तार करने में, बाधाएं आई हैं, परेशानियों को उठाना पड़ा है, बहुत से साथी छोड़ कर गए हैं, बहुत सी हमसे हो सकता है कि शुरुआत में गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सीखते हुए परिपक्वता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाला समय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बेहतर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की जो ये मुस्लिम विरोधी नीति थी, मुसलमानों के वोट बैंक को इस्तेमाल करने की, वो समझ चुका है। अब हमें बताने जरूरत नहीं, लोकल लीडरशिप डेवलप हो रही है। अक्सर कहा जाता है कि AIMIM जो है वो सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति करती है। आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? क्या ये गलत है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति करना, जबकि आप अब दलितों की भी बात करने लगे हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब पहला मेयर बनाया हैदराबाद में 86 में से, हाँ। तो के प्रकाश साहब को बनाया था। मुंबई में हमने BMC का जो अपना लीडर बनाया, कॉर्पोरेटर्स का लीडर जो बनाया, वो हमने विजय वाले साहब को बनाया। तो हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग मिल करके हिस्सेदारी देते हुए साथ मिलकर के कार्य करते हैं। हाँ। साथ मिलकर भोजन भी करते हैं, साथ मिलकर के राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी देते हैं, और हम उनको परिवार मानते हैं। हम उनको राजनीति का जरिया नहीं मानते दलित भाइयों को या पिछड़ों अति पिछड़ों को, हम उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। और वो भी उतने ही नागरिक है जितने हमें, कोई छोटा और बड़ा इस देश में नहीं हो सकता। जब राइट टू इक्वलिटी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो सबको, सबके लिए है ना, किसी के लिए इंडिविजुअल तो नहीं है। अगर कोई समझेगा मैं सुप्रीम हूं क्योंकि मेरे हिसाब से चलेगा, हम उसके खिलाफ हैं। और यही चीजें हैं जो हमको और उनको एक करती हैं। वो भी प्रताड़ित हैं और आज हम भी प्रताड़ित हैं। तो प्रताड़ित, शोषित, वंचित वर्ग को एक साथ आना पड़ेगा। हम लोग मुसलमानों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि मुसलमानों की कोई बात करने वाला नहीं है। जिसकी कोई बात नहीं करता हम उसकी बात करते हैं। हमें वोट बैंक की कोई परवाह नहीं है। हम चुनाव एक नहीं, हम 10 चुनाव भी हार जाएंगे, तो जब मस्जिद, मदरसा, खान
खानका पर टारगेट होगा, जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होगी, बुलडोजर का दुरुपयोग होगा, फर्जी एनकाउंटर होंगे, मुसलमानों से आरक्षण छीना जाएगा, मुसलमानों पर अत्याचार किया जाएगा, मुसलमानों की मस्जिदों को, इबादतगाहों को टारगेट किया जाएगा, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शादाब चांद बोलेगा, चाहे उससे किसको बुरा लगता है अच्छा लगता है पता हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वोट महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए अपने हमारे अधिकारों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, सम्मान महत्वपूर्ण। आप शोषित और प्रताड़ित की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव पिछले 2024 के चुनाव से लगातार पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो है इस सारे समाज को वो जोड़ने की एक बात कर रहे हैं। तो क्या शादाब चौहान उस पीडीए में अपने आप को फिट नहीं देखते? आईएमआईएम पीडीए में अपने आप को फिट नहीं देखती? बिल्कुल भी नहीं देखती। उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी नहीं देखता, क्योंकि मुसलमान का तो नाम ही नहीं लिया। हाँ। जिस समाज का 20% समाज का 95% आप वोट लेते हैं, लेकिन मेरा नाम लेने में आपको शर्म आती है। हाँ। पीडीएम क्यों नहीं किया? हाँ। कर सकते थे। कितने अल्पसंख्यक दूसरे समाज के हैं उत्तर प्रदेश में? मुझे बता दीजिए आंकड़ा। क्या 5% भी है? क्या बता दीजिए मुझे। नहीं है। लेकिन यह बताता है कि उन्हें मुस्लिम शब्द से भी आपत्ति है, उनको मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी देने से भी आपत्ति है। वो ये समझते हैं कि मुसलमान बीजेपी से डरकर मजबूरी में हमें वोट देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये संदेश देने वाला है कि हम अल्लाह से डरने वाले हैं और हम लोग अपने वोट पर आपको अब नेता नहीं बनाएंगे। जो हमारी बात करेगा, जो हमारे लिए सम्मान के लिए लड़ेगा, जो बरेली के इमाम साहब की लिंचिंग पे खड़ा होगा, मस्जिद मदरसा का खानका वक्फ और वंदे मातरम का विषय आएगा तो खुल करके हमारे पक्ष में बोलेगा, हमारे लिए लड़ेगा, कानूनी सहायता करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपने जिक्र किया अभी बिहार का। अभी हम जब बात कर रहे थे बिहार में जो है अच्छे खासे आप जो है लगभग 5 विधायक आप जीत कर आए। राज्यसभा में भी को लेकर भी काफ़ी सारी चर्चा हुई। वेस्ट बंगाल में भी आपने बड़ी एक जो है अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में एआईएमआईएम जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है? हमने तो कहा कि आने वाले समय में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाँ। न्याय की क्रांति का एक नया अध्याय लिखने जा रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में शौकत साहब के नेतृत्व में। क्योंकि जितने दल आए उन्होंने सबने ढकने का काम किया और ये बात अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अब बताइए, राज्यसभा में पहली बार साक्षी महाराज को किसने भेजा था? समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने। कल्याण सिंह जो बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार है, उसको किसने पार्टी में लिया था? समाजवादी पार्टी ने। तो प्रॉब्लम ये है कि इनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ चुका है। और जो मुस्लिम विधायक और सांसद समाजवादी पार्टी में है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी विधायकी और सांसदी बचाने का कार्य कर रहे हैं। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अखिलेश यादव जी से कहें कि जो हमारी बेटियों को कब्र से निकालकर रेप करने की बात करता है उसको पार्टी से बाहर कर दें। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है। ये समझ चुका मुसलमान। भाजपा की सरकार है 2017 से, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, लगातार जिक्र करते हैं कि हमने जो है हर वर्ग के विकास पर काम किया है। लगातार वो मुस्लिमों को भी कई बार मंच से कहते हुए नजर आते हैं, क्या हमारी जो विकास की परियोजनाएं हैं उनको हिस्सा नहीं मिल रहा? उसमें सबको मिल रहा है, बराबर का हिस्सा मिल रहा है और सबका साथ सबका विकास की जो है वो राजनीति भाजपा कर रही है। जब भाजपा की सरकार ये सारी चीज़ें करती है, अब एनकाउंटर पे को आप फर्जी बता देते हैं। वो कहते हैं कि हम तो पूरी तरीके से यहाँ जो क्राइम है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब नमाज होती है, नमाज का जिक्र आता है, खासकर सड़कों पर नमाज को लेकर, और 5 मिनट का जो है आपकी तरफ से जिक्र किया जाता है, क्या ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिमों को और एकजुट कर रही हैं? और शादाब चौहान इन सारे मुद्दों को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि हम एनकाउंटर राज को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ। हाँ। और एक वकील की जिम्मेदारी है कि वो न्यायपालिका पे विश्वास करे और सभी की जिम्मेदारी है। हाँ। और संविधान की बात करे। तो मैं किसी के भी एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं करता हूं। यानी जो क्रिमिनल है उसको भी एनकाउंटर में नहीं मारना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। ये काम अदालत का है कि वो न्याय करे, उसको सजा दे, उसको फांसी की सजा हो या जो भी न्यायपालिका सजा देती है, वो एक प्रक्रिया है। और आप ये तय कौन होते हैं, पुलिस कौन होती है तय करने वाली कि ये अपराधी है या नहीं है, किया या नहीं किया, और किया तो आपको किसने दायित्व दे दिया। दूसरी चीज ये है कि वो बहुत बड़ा बनाकर पेश करते हैं, गर्व करते हैं मुख्यमंत्री जी हमने 17,000 एनकाउंटर कर दिए, अपराध मुक्त हो गया, माफिया भाग गए। तो फिर ये माफियागिरी कौन कर रहा है? फिर उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार, एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि लगातार क्यों बढ़ रहा है, क्या आंकड़े कम हुए, कंपेयर कर लीजिए। दूसरी बात यह कि 17,000 एनकाउंटर का मतलब है रोजाना 5 जगह पर उत्तर प्रदेश में पुलिस पर कुख्यात अपराधी हमला करते हैं। आम अपराधी की हिम्मत नहीं है पुलिस पे कोई हमला करे।
छोटे भैया अपराधी कोई समझ रहे हैं कि कोई चोरी करने वाला या लड़ाई झगड़ा करने वाला या किसी का आवेश में आकर के हत्या करने वाला पुलिस के सामने हथियार उठाएगा? इतनी औकात किसी की? ये असंभव है। वो कुख्यात गैंग कई लोग ही कर सकते हैं, तो इतने कुख्यात अपराधी कहां से पैदा हो रहे हैं? आप मार रहे हैं, रोज पैदा हो रहे हैं, रोजाना 5 बार ये घटना घट रही है। तो ये राम राज नहीं, ये तो रावण राज या राक्षस राज है फिर तो। जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, छोटे व्यापारियों का अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है, खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है, नहीं देंगे तो हत्या कर दी जा रही है। तो ये तो अत्याचार है ना। और गाजियाबाद में अगर हत्यारा असद है तो फिर आप फुल एनकाउंटर करते हैं, और चिराग त्यागी का हत्यारा को उसी का दोस्त कोई दूसरे समाज का है तो आप नहीं करते हैं। ये कौन सी बात है? डीएम मिलता नहीं है, चिराग त्यागी के परिवार से मिलने से मना कर देता है, तो ये तो विडंबना है ना। ये आप न्याय करते समय नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए, प्रमोशन के लिए कह लीजिए, राजनीतिक। ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये रामराज नहीं। नमाज को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत चर्चा हुई इस मामले को लेकर के नमाज जो है, खासकर जुमे की या ईद की नमाज जो है वो सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, नमाज से जिसको परेशानी है वो भारत की गंगा जमनी तहजीब, भारत के कंपोजिट कल्चर, भारत के संविधान और भारत की खूबसूरती को न समझता है, न उस पर विश्वास करता है, न उसको मानता है। वो आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं मानता, वो आइडिया ऑफ गोडसे को मानना जैसा प्रतीत होता है, आइडिया ऑफ सावरकर को मानने जैसा प्रतीत होता है। क्यों इस बात को कह रहा हूं कि अगर 5 मिनट की नमाज से आपत्ति है तो 15 दिन तक कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूल बंद, कॉलेज बंद, तमाम शैक्षिक संस्थान बंद, मीट की गोश्त की दुकानें बंद, मुर्गा बंद, रास्ते बंद, सब कुछ बंद। फिर भी हमने कभी नहीं कहा कि भाई हम क्यों बर्दाश्त करें। लेकिन 5 मिनट नमाज पढ़ने से, और नमाज कोई जानबूझकर सड़क पर पढ़ता ही नहीं है। कोई एक एविडेंस लाके दे दे। जब मस्जिद में जगह ना रहे तो मजबूरी में आदमी नमाज अदा करने के लिए अगर साल में 2 बार ईद के मौके पर पढ़ लेता तो कहेंगे पासपोर्ट रद्द कर देंगे। घर में नमाज पढ़ो तो बरेली में मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये बताता है कि उनको भारत के कंपोजिट कल्चर, भारत की खूबसूरती से परेशानी है। उनको परेशानी सिर्फ नमाज से नहीं है, उनको परेशानी भारत के संविधान ने जो अधिकार बराबर के दिए उससे परेशानी है। कानून का दुरुपयोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ करिएगा आप, बाकी यात्राएं कहां निकलती हैं? कितने दिन रोड बंद रहते हैं? अब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, अब देखिएगा सरकारी पैसे से फूल बरसाए जाएंगे, सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी वर्दी में कांवड़ियों की सेवा करेंगे। कौन सी पुलिस की रूल बुक है, मुझे समझा दीजिए। जिस प्रकार बीएनएस की धारा में एनकाउंटर शब्द नहीं है, उसी प्रकार से पुलिस की रूल बुक में ये कहां लिखा है कि आप किसी एक धर्म की आस्था के लोगों की इस तरह से सेवा करेंगे, और दूसरे धर्म के आस्था वाले अगर 2 मिनट के लिए नमाज करेंगे, सजदा करेंगे, उस ईश्वर से कुछ मांगने का प्रयास करेंगे, शांति की दुआ करेंगे देश के लिए, उनको आप लात मारेंगे, उन पे मुकदमा दर्ज करेंगे, उनका पासपोर्ट रद्द करेंगे, उनको देशद्रोही कहेंगे। यही तो डिस्क्रिमिनेशन है, और ये नहीं करना चाहिए अधिकारियों को। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार देश में महंगाई को लेकर एक चर्चा हो रही है। आपका भी एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि महंगाई डायन जो है वो डार्लिंग बन गई है। तो आखिर इस बयान के पीछे की क्या सोच थी? इस सोच नहीं, ये तो स्पष्ट है कि जब सिलेंडर का रेट 400 450 होता था तो यही लोग आंदोलन करते थे। जो सरकार में है, जो डॉलर का रेट जब 55 रुपये होता था तब भी लोग आंदोलन करते थे। करना चाहिए, कोई इसमें गलत भी नहीं है। कहते थे कि ये सरकार गिर रही है, ये सरकार देश को नीचा दिखा रही है, डॉलर ऐसे नहीं गिरता, साग गिर रही है। अब साग बढ़ रही है क्या? और डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्रूड ऑयल का तो रेट कम हुआ है। पहले जो $108 प्रति बैरल था वो अब घट करके $96 प्रति बैरल आ गया, डेली डाउन जा रहा है। तो आप अपनी इन धन्ना सेठों की कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपदा में अवसर तलाशने का काम ये लोग करते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि महंगाई को जब आप गलत करार देते थे, आज क्या वो महंगाई आपके लिए डार्लिंग बन चुकी है, जिससे आपको मोहब्बत हो गई है कि नहीं? महंगा आम गरीब होता जा रहा है। सिर्फ धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए मुनाफाखोरों की मदद करने का काम, और उसके बदले में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम सरकार कर रही है। आप अलाना प्राइवेट लिमिटेड से ले लेते हैं, अब फिर कहते हैं बीफ कंपनी, बीफ के नाम पे इतना ड्रामा करते हैं। कभी आपके प्रवक्ता कह देते हैं कि वो तो मिथुन है, कभी बोल सकते हैं 14 साल के बाद गाय को स्लॉटर कर सकते हैं, कभी कह सकते हैं कि हम उनको राष्ट्र पशु की बात आती है, कहते हैं नहीं मां है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति क्या है, गायों की स्थिति क्या? तो सरकार ना तो महंगाई कम कर पाई, ना रोजगार दे पाई, ना किसानों की आय दुगनी कर पाई, ना
छात्रों को के जो पेपर लीक थे उसको रोक पाई, और ना ही महिलाओं को सुरक्षा दे पाई। ये जन विरोधी सरकार है। ये सरकार के अंदर एक चीज है, वो है अहंकार, कि जो मैंने किया वो आप सबको मानना पड़ेगा। नोटबंदी के नाम पे लाइन में लगा दिया, वैक्सीन के नाम पे लाइन पे लगा दिया, और उसके बाद SIR के नाम पे लाइन में लगा दिया, अब सिलेंडर के नाम पर लाइन में लगा दिया। इनका काम है जनता लाइन में लगे रहे और धन्ना सेठ माल मारते रहे, और फिर भी अगर समय बच जाए तो हिंदू मुसलमान में लड़ाओ, और जो देश के मुख्य मुद्दे हैं उनको बांट दो, और मुसलमानों की नफरत की आड़ में तमाम विषयों को छिपा दीजिए, और जो सरकारी कंपनियां थी वो धन्ना सेठों को दे दीजिए। यही कार्य करते आए हैं। वो कहते हैं कि हमने बिचौलिया सिस्टम खत्म कर दिया पूरी तरीके से, चीज़ों को जो है हमने मतलब सीधे लोगों के अकाउंट में जो है बैलेंस जाता है। ये एक अलग मुद्दा। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने में नाकाम रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था? देखिए, लोहिया जी ने एक बात कही थी, जब सड़कें खाली हो जाएंगी, सड़कें सूनी हो जाएंगी, तो संसद आवारा हो जाएगी। वही हो रहा है। विपक्ष के लोग, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, पूरी तरह से सरकार के सामने सरेंडर कर चुके हैं। जनता के मुद्दे उठाने से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ AC में PC करते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करते हैं। इस लफाजी का काम विपक्ष का नहीं है। जनता ने आपको वोट दिया है, आपके लोगों को चुनकर भेजा है कि आप उनकी लड़ाई लड़ें, लेकिन ये विपक्ष के लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर विपक्ष का कोई रोल निभा रहा है, कोई सरकार की तथ्यों के आधार पर आलोचना कर रहा है, जो संविधान की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत की दृढ़ता के साथ खड़ा है, जिसकी वाणी गंगा की अविरल धारा की तरह है, जो बिना डरे बिना रुके बोल रहा है, उस व्यक्तित्व का नाम, उस विराट व्यक्तित्व का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आलोचक कहते हैं कि आप जो बयान देते हैं ना, कई बार वो सुर्खियों बटोरने के लिए होता है। तो क्या विवाद जो है वो आपकी राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है कि विवादों में बने रहेंगे तो चर्चा में बने रहेंगे? सच सबको बुरा लगता है, और अगर किसी को सच से परेशानी है तो ये उसकी बीमारी है, मेरी परेशानी नहीं है। मैं संविधान की बात करता रहूंगा, मैं सच की बात करता रहूंगा, मैं मुसलमानों के अधिकार की बात करता रहूंगा, मैं मस्जिद मदरसा खानका की हिफाजत की जो बातें होंगी, जो लड़ाई होगी कानूनी, में लड़ता रहूंगा। मैं नीट की बात करता रहूंगा, जिसको बुरा लगता है लगता रहे। नीट के विषय पर जब पेपर लीक का मामला, सबसे पहले हमने आवाज उठाई। महंगाई बेरोजगारी पर हम बात कर रहे हैं। वेनेजुएला से तेल जो कचरा लेने की बात आ रही है, उसका विरोध हमने किया। बताओ कांग्रेस का प्रवक्ता कौन है? शादाब चौहान के अलावा बताइए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कौन प्रवक्ता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा, जिसने बताया कि वेनेजुएला का तेल विश्व का सबसे खराब क्रूड ऑयल है, हमें उसको नहीं लेना चाहिए। सरकार की गलत पॉलिसी को हमने उजागर किया। तो ये चर्चा में बने रहने के लिए है, धार्मिक के लिए, किस लिए है? अखिलेश यादव जी और ये लोग रिसर्च करते नहीं है, कार्य करते नहीं है, बस खाली ये ACPC का काम कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। दो आखिरी सवाल। पहला तो ये कि अगर आज आपके सामने अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों बैठे हों, तो आप दोनों से एक एक सवाल क्या पूछेंगे? नहीं, मैं अखिलेश जी से सिर्फ इतना कहूंगा कि आप मुसलमानों को अपना राजनीतिक गुलाम क्यों समझते हैं, हमको अछूत क्यों समझते हैं? और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहूंगा, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, अगर मुझे अवसर मिलेगा, कि आपने संविधान पर शपथ ली है और सरकारें तो आनी ही जानी है, तो आप संविधान के अनुसार कानून का सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे, बराबर समान रूप से उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे, और राजधर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या इन बड़े लीडर्स में से कौन लगता है कि वाकई एक थोड़ा संजीदा और अच्छा नेता है, जो विपक्ष को कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल निभा रहा है? मुझे लगता है कि अगर अच्छा रोल निभा रहे होते तो परिस्थिति बदली होती। जनता त्रस्त है, लेकिन विकल्प नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एकमात्र इस देश के नेता हैं कि जिन्होंने लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में संवैधानिक दायरे में रहते हुए सरकार की आलोचना करने का कार्य किया है, और आलोचना भी तर्कों के आधार पर। ये नहीं कि बीजेपी खराब है, अरे ये कोई लॉजिक नहीं है ना। बीजेपी ने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो जनता के विरोधी हैं, उनको तर्कों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर रखने वाला व्यक्तित्व अगर कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। दूसरा नहीं प्रयास कर पा रहे ये लोग। अगर करें तो अच्छी बात है, स्वागत करेंगे, हम सीखना चाहिए ओवैसी साहब से। आखिर बस छोटा सा सवाल कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। अब 2027 में जब चुनाव होना है, AIMIM 200 सीटें लड़ने की कम से कम बात कर रही है, और भी ज़्यादा हो सकता है या कम बढ़ती, वो आपका आंकड़ा है, आप उस पर फाइनल डिसीजन आपकी जो है पॉलिटिकल बॉडी लेगी। लेकिन अगर क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश से, और खासकर मुरादाबाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव वहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, तो मुरादाबाद, बहराइच में ओवैसी आ रहे हैं,
और ये सारी चीज़ों को लेकर आपको क्या लगता है कि बहराइच से शुरुआत करना, मुरादाबाद में आपकी ये और सारी जो आपकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, इस बार कम से कम कितनी सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं? जैसे बिहार में आपने 6 मांगी थी, क्या यहाँ पर भी किसी से सीटें मांगी जाएंगी और गठबंधन किया जाएगा या अपने अकेले लड़ पे? कितनी कम से कम सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सबसे पहला काम राजनीतिक दल को अपने संगठन विस्तार करने का होता ठीक है। उसी प्रक्रिया में हम लोगों ने शुरुआती फेज में 200 सीटों पर संगठनात्मक कार्य करने के बिल्कुल हम लोग समीप पहुंच चुके हैं और हम लोग उसको 15 जुलाई तक संगठनात्मक कार्य को पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आवेदन लेंगे प्रत्याशियों का, क्योंकि अभी से आ रहे हैं लेकिन अभी हमने ऑफिशियल आवेदन लेना प्रारंभ नहीं किया है। ठीक है। कई सारी विधानसभा ऐसी है जहां पर पूर्व विधायक और सपा के बड़े नेता जो ये महसूस कर रहे हैं कि बिल्कुल समाजवादी पार्टी धोखा कर रही है, वो हमारे साथ आने के लिए लगातार संपर्क में है। कई बड़े नेता संपर्क में हैं। निश्चित हम चाहते हैं कि मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, दलित मुस्लिम एक गठजोड़ बने। हम उसके लिए प्रयासरत हैं, हमारी इच्छा है, लेकिन हम लोग 200 सीट लड़ने में सक्षम हैं और ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। फाइनल डिसीजन राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा कि हम कितनी सीट लड़ेंगे, किस क्षेत्र में लड़ेंगे। और रही बात मुरादाबाद हो, बहराइच हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो या जो भी संभल हो, संभल में हमारा चेयरमैन है, हमारे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं। मेरठ में हमारे मेयर को 1,28,000 यानी कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट जनता ने दिया था। हम आभार प्रकट करते हैं और जो ओवैसी साहब के प्रति लगातार विश्वास बढ़ रहा है, जो सम्मान बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश की जनता में, अविश्वसनीय है। शादाब चौहान भी कैंडिडेट हैं उनमें से एक? ये तो पार्टी फैसला करती है। देखिए, मैं इच्छा पार्टी तो होगी शादाब चौहान की। शादाब चौहान, मैंने पहले ही कहा, शादाब चौहान की इच्छा विधायक सांसद बनना नहीं, शादाब चौहान की इच्छा है अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए अपने लोगों की सेवा करना, मदद करना। जो पार्टी आदेश देगी शादाब चौहान को, क्योंकि शादाब चौहान एक कार्यकर्ता है, उसका पालन करना। चुनाव लड़ने के लिए बोलेगी, शादाब चौहान चुनाव लड़ेगा। पार्टी बोलेगी कि आपको जाकर के उस क्षेत्र में प्रचार करना है, शादाब चौहान वो कार्य करेगा। शादाब चौहान को पार्टी बोलेगी आपको टीवी पर रह करके पार्टी का प्रतिनिधित्व करना है और जो पॉलिसी और जो ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उसको बेनकाब करना है, सपा और भाजपा के, वो कार्य करूंगा। पोस्टर लगाने के लिए बोलेगी पार्टी, वो कार्य करूंगा। बैनर लगाने के लिए बोलेगी, वो कार्य करूंगा। बूथ स्तर पर जाकर के, घर घर जाकर के प्रचार करने के लिए बोलेगी, वो बोलूंगा। मैं पार्टी का कार्य करता हूं। चलिए शादाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। शादाब चौहान साहब, आपने खुलकर अपनी निजी जिंदगी, राजनीतिक सफर और AIMM की रणनीति और समकालीन राजनीति के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस खास मुलाकात प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो मुंसिफ टीवी को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं मोनी सनवर, आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।